जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे नवोदय वाला 38 में। आपका मोस्ट वेलकम है और स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 11 से लेकर 20 तक प्रश्नों के बारे में, जो कि अभ्यास प्रश्नावली में हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक आपको हल करा दिया था। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 11 से लेकर 20 तक। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं हर वर्ष मेरे पढ़ाए हुए हर से 2 से 3 बच्चे आते हैं, यानी टोटल मैं 3 साल में मेरे 10 बच्चे आ चुके हैं नवोदय में। मैं अपने आप को तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो आप देख ही पा रहे होंगे। मैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। अभी इस सत्र में ऑनलाइन आया हूँ, तो जो 2025 की जो तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन से जो दूर हैं बच्चे, वो कर सकते हैं बिल्कुल ही। आपको अरिहंत बुक का स्टेप बाय स्टेप आपको हर सवाल पढ़ाया जाएगा। मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग अपने लक्ष्य को अभी बना लीजिए कि हमको इस बार नवोदय सिलेक्शन लेना है 2025 में। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग बिना कुछ कोई देरी किए हुए आप वीडियो पे देखिए और कापी और कलम के साथ बैठिए और जहाँ तक हो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। आपका थोड़ा सा प्रयास हमारा उत्साह बढ़ाएगा। मैं आपसे फिर कहूँगा कि लक्ष्य और रास्ते में कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। अगर लक्ष्य आपने चुन रखा है तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। और रास्ता कभी भी ये मत देखिए कि रास्ता केवल इतने तक जाता है, हो सकता है आगे जाने के बाद कोई चीज़ आपको दिखे, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, हर वीडियो से पहले मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बोलता हूँ, ताकि आपको अच्छा, क्योंकि आज के दौर में कोई 20 मिनट देखना नहीं चाहता। हर लोग शॉर्ट वीडियो पे आते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड देखना पसंद करते हैं, वो लॉन्ग टाइम नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं उन सबको जोड़ने के लिए कुछ अलग से वीडियो में कर रहा हूँ। तो अपना जो लक्ष्य है वो आप लोग अडिग रखिए। जो लक्ष्य बना रखे हैं तो उस पर रहिए और कभी भी ये मत सोचिए कि हम मतलब ये नहीं कर पाएंगे जो दूसरा कोई कर पा रहा है। आप जो कर पा रहे हैं वो दूसरा भी कर पाएगा, और जो दूसरा कर पा रहा है वो आप भी कर पाएंगे। तो आइए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे 11 यानी 11 देखेंगे। लिखा हुआ है 28,308 में आए 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर होगा। मतलब सवाल बड़ा इजी है, कह रहा है कि 28,308 यानी जो 28,308 है, इसमें आपको देना कि ये जो दो 8 आए हुए हैं, इनके स्थानीय मानों का योगफल बताइए, अंतर बताइए। तो अब देखेंगे कि जो स्थानीय मान होता है, आप पहले हम इस 8 का निकालेंगे। 8 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो देखेंगे बगल में इसके 3 अंक हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा 8,000, और ये जब देखेंगे तो इसका हमारा हो जाएगा 8। अब इसका हमको अंतर कहा जा रहा है। इस प्रकार के अंतर को घटाने के लिए हम देखें, यहाँ 10 है, 0 में से 8 जाएगा नहीं, लेंगे यहाँ से कैरी लेंगे, हासिल लेंगे। 10 में से 8 हो गया 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 7, यानी जो आपका होगा ये 7,992 होगा, यानी ऑप्शन आपका होगा ये। बोलिए बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं 30 व 50 को छोड़कर। मतलब 30 और 50 को छोड़कर आपको ये देखना है कि 30 और 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य और अभाज्य में आपको पता है कि अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। अभाज्य उसे कहते हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य कहते हैं। लेकिन जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, मतलब 1 और स्वयं को छोड़कर वो किसी और अन्य संख्या से कट जाए, उसे हम भाज्य कहेंगे। तो आइए देखते हैं, भाज्य को छाटते हैं। लेकिन ध्यान देना, सवाल ने कहा है कि 30 को और 50 को छोड़कर, तो भाज्य तो अक्सर ज़्यादा होंगे। तो जब हम अभाज्य छाटेंगे तो सबसे पहले हम भाज्य छाटेंगे तो हम छाटेंगे कि अभाज्य कौन कौन है, पहले इसको हम छाट लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे, ये 31 जो हमारे पास है ये अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। ये होगा नहीं। ये 32 हमारा भाज्य है, 33 भी भाज्य है, और जो 34 है ये भी हमारा भाज्य है, 35 भी भाज्य है, 36 भी भाज्य है, ये 37 अभाज्य है, 38
29 ये 3 से कट जाएगा, 40, फिर 42, फिर 43, 44 भी भाज्य है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 43 जो होगा वो अभाज्य है और हमको ढूंढना है कि कुल कितनी भाज्य संख्या, ठीक है ना। 45 ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये 48 भी कटेगा और ये 49 भी कटेगा, यानी 49 यानी जब हमको भाज्य के देखिए हम लोग कितना ज़्यादा हमको गोला करना पड़ा, यानी हमको छांटने के लिए जब कभी भाज्य पूछें तो हम उसमें अभाज्य छांट लेंगे, अभाज्य कम होते पर जितने भाज्य बचे उतने हम जोड़ देंगे। देखिए तो यानी हमको ध्यान देना कि 30 और 50 को छोड़कर हमको जितनी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या उसको देखना है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल कितनी भाज्य संख्या है, 14, यानी 14 भाज्य संख्याएं हैं टोटल 30 से लेकर 50 के बीच में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखेंगे। यहाँ में लिखा है IV CD IOS, कह रहा है कि ये जो रोमन संख्या है इसको हम रोमन संख्या कहते हैं। कि जो ये रोमन संख्या है इसका मतलब क्या है, जो रोमन संख्या इसका मतलब क्या है। तो रोमन संख्या के कुछ नियम होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो देखेंगे पहले हम लिखते हैं रोमन संख्या कैसे लिखते हैं। हम कोई संख्या लेते हैं, ये यक्स है, क्या है ये यक्स, इसको रोमन संख्या में हम बोलते हैं 10, क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं। और ये हमारा D है, इसको हम बोलते हैं 500, और ये हमारा C है, इसको बोलते हैं हम लोग 100। अगर किसी रोमन संख्या के, और ये हमारा है 5, अगर किसी भी रोमन संख्या के दाहिने तरफ लिखेंगे तो मान जोड़ा जाएगा, और अगर किसी संख्या रोमन संख्या के बाएं तरफ लिखेंगे तो मान घटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर समझिए, अगर किसी रोमन संख्या के हम दाहिनी ओर कोई चीज़ लिखेंगे तो उसका मान जोड़ देंगे, और अगर हम उसी रोमन संख्या के बाएं तरफ लिखेंगे तो मान हमारा हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये इसका मान कितना होगा। देखेंगे ये लिखा है तो हम इधर से हमेशा करेंगे शुरू। तो देखेंगे ये लिखा है, तो देखेंगे ये जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है 5 है, ये हमारा जो है ये 5 है, और 5 के जो एक जो बना हुआ ये कहाँ है बाईं तरफ, यानी हो गया हमारा 4। अब ये हमारा कितना हो गया 4। अब सर ये 4 हुआ, लेकिन ध्यान से देखेंगे आप लोग तो यहाँ ऊपर कुछ खींचा हुआ, इसका मतलब होता है कि ये 1000 में नहीं 1000 में, कितना है ये 1000 में, ठीक है ना। अभी देखेंगे कि ये C और D में बड़ा कौन है, C मतलब 100 होता है और D मतलब 500 होता है, अभी हमने नीचे बताया था। तो बड़ा D हुआ, यानी हम मान लेंगे बड़े वाले का, तो 100 ये 500 में ये जो C बाएं तरफ लिखा नहीं घटेगा, तो 500 में जब 100 गया तो कितना हो गया आपका सर 400 हो गया। अब बताइए I बड़ा कि यक्स बड़ा, सर यक्स बड़ा, यक्स को मानते हैं 10, ये इसका मतलब होता है 1, तो अगर 10 में से 1 गया हो जाएगा हमारा 9, यानी 4409, इसका मान होगा 4409। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। बोलो बात समझ में आई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। सवाल को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। सवाल बड़ा ही छोटा है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है। कह रहा है कि वह आप छोटी से छोटी संख्या बताइए जो किसी सम संख्या में अगर हम जोड़ देंगे तो वह विषम हो जाएगी। तो कोई भी सम संख्या हम लेकर देखते हैं। देखिए लिखा है, जैसे हम लेते हैं 2, सम संख्या 2 लेते हैं और लेते हैं 4 और लेते हैं 6, इनमें हम जोड़ते हैं। अगर हम शून्य को जोड़ेंगे तो 2 में अगर शून्य को जोड़ेंगे तब भी मान 2 ही होगा, 4 में शून्य का मान 2 ही होगा, 6 के मान तो 2, मतलब उतना सेम रहेगा। किसी भी अगर संख्या में हम शून्य को जोड़ेंगे तो मान हमारा वही रह जाएगा, यानी देखेंगे तो 2 ये होगा नहीं, सबसे छोटी वही था। अब उसके बाद छोटी हमारा है बी, ऑप्शन बी में 1 है। अगर हम 2 में 1 जोड़ते तो मान होता है 3, 4 में 1 जोड़ते तो मान होता है 5, और 6 में 1 जोड़ते तो मान होता है 7। यानी हर हाल में जैसे हम किसी संख्या में 1 जोड़ते हैं संख्या वह विषम हो जाती है, यानी सही उत्तर जो होगा ऑप्शन होगा बी 1। यानी किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे
तो वह संख्या विषम हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब 10 दिया है और 20 दिया है, मतलब 10 से लेकर जो 20 तक जितनी संख्याएं हैं उसमें जितनी अभाज्य संख्या उसको हमको देखना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। लिखा है 10 और 20, यानी ये 10 और ये 20 जो संख्या है इनके बीच जितनी अभाज्य संख्या हैं उनको हमको लिखना है। तो अभाज्य संख्या आपको हम बहुत बार बता चुके, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सीधे अभाज्य संख्या कितनी कितनी है। तो 11 जो है ये केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 12 2 से कट जाएगा, नहीं होगा। 13 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 14 भी कट जाएगा 2 से। 15 3 से कट जाता है। 16 2 से कट जाता है। 17 किसी से नहीं कटेगा और 18 2 से। 19 कट जाएगा आपका 2 से। 19 नहीं कटेगा, यानी कुल देखेंगे तो टोटल कुल 11 13 17 और 19, यानी टोटल 4 संख्याएं हैं 10 से 20 तक के संख्याओं में जो अभाज्य हैं। तो यानी ऑप्शन होगा आपका सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि 46,890, यानी 46,890 में 4 के, यानी 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। अब अस्थायी मान सबको निकालना आता है, लेकिन अंकित मान आपको पता होना चाहिए। अंकित मान हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अंकित मान कहिए, चाहे जातीय मान कहिए, चाहे अंकीय मान कहिए, ठीक है, ये सब एक ही है। और किसी भी संख्या का अंकित मान या अंकीय मान या जातीय मान वह संख्या स्वयं होती, ठीक है ना। तो बताइए 4 का अगर हम निकालेंगे, 4 का हम 4 यहाँ लिख देंगे और 4 अंक है तो यहाँ पे 4 अंक कर देंगे, 4 शून्य कर देंगे। और 4 का अंकीय मान हमेशा 4 होगा। इसका अंतर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 में 4 गया 6, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 9 और 3 यही हो जाएगा 39,996। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका सी। बहुत ही सिंपल सवाल था, इसलिए थोड़ा हमने आपको तेज बता दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो 2 अंक की जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम देखेंगे तो ये 10 तो भाज्य होगा नहीं, 11 भाज्य है, सबसे छोटी हो सकता है, 13 भाज्य है, यानी ये तीनों अभाज्य हैं। लेकिन हमसे सवाल ने पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य बताओ, यानी ऑप्शन होगा हमारा बी, जो कि होगा 11, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखेंगे। मतलब 80,905, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं ताकि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो 80,905 को लिखेंगे तो सेम उसी प्रकार बनेगा। तो हमने कहा था कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये करना आपको आना चाहिए। देखिए ऐसे करेंगे, यहाँ पे लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। हमने 10,000 तक इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में था 80,000। तो 80,000 होता है 8 2 0 80, यानी 80,000 ये हो गया। फिर लिखा है 905, यानी 900 इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 900, फिर 5 यानी 5, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि रोमन संख्या पद्धति में सी का मान होता है। मतलब सवाल ने कहा है कि जो सी है, इस सी का मान जो होता है वो रोमन पद्धति में क्या होता है। हमने अभी 2 या 3 सवाल पहले बताया कि सी का मान जो होता है वो होता है 100। इसी प्रकार रोमन संख्या पद्धति में जिस प्रकार हम सी को 100 कहते हैं तो डी को 500 कहते हैं, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था। यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोमन संख्या पद्धति में सी का मान 100 होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को। इस सवाल को समझेंगे, है ना। ये क्वेश्चन हो गया, काफ़ी देर तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। देखिए लिखा हुआ है कि 16,540 की अनुवर्ती संख्या बताइए। यानी 16,540 की हमको अनुवर्ती संख्या बताना है। हम अनुवर्ती संख्या को लिखते हैं, लेकिन हम पहले ये जान लेंगे कि अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। यानी किसी भी संख्या के आगे की, यानी आने वाली संख्या, जैसे 4 के बाद क्या आती है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 7 और 7 के बाद 8 आता है।
तो किसी भी संख्या के बाद की संख्या यानी जो आने वाली संख्या होती है उसे हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे लिखा है अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। ये सर क्या है? ये अनुवर्ती संख्या के नाम हैं, यानी चाहे आप अनुवर्ती संख्या कहिए, चाहे आप उत्तरवर्ती कहिए, चाहे आप परवर्ती करिए, यानी एग्जाम में अगर नाम चेंज कर कर आता है कि परवर्ती संख्या बताइए तब भी उत्तर वही होगा, अनुवर्ती संख्या बताइए तब भी उत्तर वही होगा, और उत्तरवर्ती संख्या बताइए तब भी उत्तर वही होगा। यानी अगर 16,540 का हमको निकालना है अनुवर्ती संख्या, तो अनुवर्ती संख्या हमको पता करने के लिए उस संख्या में हम एक जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार होगा हमारा 16,541, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये। बोलो बात समझ में आई? अभी इसी सवाल में हम ये भी जान लेते हैं कि सर ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती है क्या। तो हमने नीचे लिख लिया है पूर्ववर्ती संख्या, यानी किसी संख्या के पहले की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब होता है कि किसी संख्या के पहले की संख्या, यानी अगर हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करना है तो उस संख्या में हम एक घटा लेते हैं। ये देखेंगे निकालना पड़ जाए हमको कि 16,540 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो इसमें हम एक घटा लेंगे, यानी हो जाएगा 16,539, यानी पूर्ववर्ती की बात करेंगे तो हो जाएगा 16,539। अगर अनुवर्ती की बात करेंगे तो हो जाएगा 16,541। आइए एक बार इसको फिर रिपीट करते हैं कि जो अनुवर्ती होता है, चाहे आप उसको अनुवर्ती कहिए, चाहे उसको आप पूर्ववर्ती कहिए, चाहे उसको आप उत्तरवर्ती कहिए, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, एक ही परिभाषा। यानी अगर आपको परवर्ती निकालने को कहेगा तब भी आप संख्या में एक जोड़ देंगे, अगर आपको अनुवर्ती कहेगा तब भी आप संख्या में एक जोड़ देंगे, और अगर आपको उत्तरवर्ती कहेगा तब भी आप संख्या में एक जोड़ देंगे। यानी इसी तरह 16,540 का अनुवर्ती संख्या बताइए, हमने एक जोड़ दिया, हो गया 16,541, यानी जो ऑप्शन हमारा हो रहा था ऑप्शन ये हो गया। अब हम उसी सवाल में अगर सवाल पूछ लेता कि 16,540 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो हम पूर्ववर्ती संख्या पाने के लिए एक घटा देते हैं। घटाते क्यों हैं? क्योंकि पूर्ववर्ती का मतलब ही होता है कि पहले की संख्या, मतलब उस संख्या के पहले संख्या कौन सी रही होगी, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अब केवल आपका पहले अध्याय का विगत वर्ष में पूछे प्रश्न हमने हल करा दिया, और अभ्यास प्रणाली भी आज हल हो गया। अब केवल बच्चा आपका प्रयास कीजिए, वो अगले वीडियो में आपको मिलते हैं 15 सवाल के साथ, ठीक है। जब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।